तो बच्चों आपका पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा है, ये आपका एडिशनल बैच है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो सबसे पीछे वाला वो चैप्टर है उससे स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि सभी के मैम बच्चे आ रहे हैं, स्वाति मैम, स्वराज सर और दीपिका मैम से, तीनों से जो वो पढ़ते हैं सभी आ रहे हैं, तो अब हम आज से स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से। हम्म। हाँ, सब अलग अलग टीचर से पढ़ते हो ना, इसीलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से। तो पहला टॉपिक आपका लेते हैं इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन लेते हैं बच्चों, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, कुछ बच्चों का ये पढ़ा हुआ होगा, कुछ बच्चों का नहीं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड क्या है बच्चों, देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड, पहले इक्वेशन क्या होती है ये देखते हैं। बताएगा कोई मुझे बच्चा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? हम्म। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है बच्चों, जब हम उसी इक्वेशन को हल करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो द मीनिंग ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो हम किसी भी इक्वेशन की जब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो उसका सोल्यूशन कहलाता है। इसके साथ साथ बच्चों, इक्वेशन की जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है ना, हमेशा उसे सेटिस्फाई करेगा। इससे हम अपने सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि वो उसका सोल्यूशन है या नहीं। यदि वो उसका सोल्यूशन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वो वैल्यू रखने पर दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो यदि हम उसकी सोल्यूशन की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन में तो दोनों साइड क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। फिर बच्चों चेक करना देखते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 3, या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यस और नो। तो आपका इक्वेशन है 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो हम वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल्स टू 3 दोनों साइड में। पहले लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे 3 रख के देखते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस का 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, आपका पहले से ही 4 है, तो दोनों साइड आपकी क्या हो गई बच्चों, बराबर हो गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए हैं, तो ये इसे सेटिस्फाई करता है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? चेक करना बच्चों, चेक कैसे करेंगे कि जब आप सोल्यूशन को वैल्यू रखेंगे दोनों साइड में, दोनों साइड की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, बराबर आ जानी चाहिए, तब वो आपकी इसका सोल्यूशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे अब हम निकालते हैं कि किसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते कैसे हैं। आपकी इक्वेशन दे रखी है 2x-3 इज इक्वल्स टू 5, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ट्रांसपोज मेथड। तो ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है, ट्रांसपोज मेथड कहता है पहले बच्चों लाइक टर्म्स को ढूंढे जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे जिनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। 2x में तो वेरिएबल है, लेकिन 5 और 3 बच्चों कैसे नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। 5 और 3 आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्हें एक ही साइड में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाने की कोशिश करनी है पहले। तो हमें एक साइड में ले जाने के लिए इसकी साइड चेंज करनी होगी, 3 को इक्वल के दूसरी तरफ लाना होगा, लेफ्ट से राइट में। लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में किसी में उसमें भी जाते हैं तो साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, सिंबल्स जो भी होते हैं वो बच्चों चेंज हो जाते हैं। यदि वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है तो राइट हैंड साइड में जाने पर प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से सिंबल्स बच्चों साइड चेंज करने पे चेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में बदल जाता है, और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है, सिंबल्स क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये आपका ट्रांसपोज मेथड होता है जिसमें हमारे साइड चेंज करने पर सिंबल्स बदल जाते हैं। माइनस प्लस में बदल गया, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो हम -3 को इधर दूसरी साइड लेके गए तो आपका वो +3 हो गया। क्या हो गया, 5 + 3 ऐड किया, 5 + 3 कितना हो गया, 8। 2x इज इक्वल्स टू 8 हो गया। अब 2 को भी दूसरी साइड लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड करेंगे, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर हुआ बच्चों?
हम्म। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करके बताएं। यदि आपसे पूछा जाए 4z माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 5, तो z की वैल्यू फाइंड करके बताएं क्या होगी, इस सोल्यूशन बताएं। 4z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 में z की वैल्यू क्या होगी। वेरी गुड। 7 कैसे आया बच्चा आपका। हम्म, ध्यान से देखें, 3 की हमने साइड चेंज करी, इधर लेके गए, तो क्या आ जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा, 5 + 3, तो 4z इज इक्वल्स टू 5 + 3 कितना हो गया, 8। तो z की वैल्यू क्या हो गई, 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2। तो z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2। ये आपका सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। अब हमें यदि चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है, यानी ये तो आंसर हो गया पूरा कंप्लीट, लेकिन यदि हमें चेक करना हो कि इसका आंसर सही है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो ये आपका चेक करने का प्रोसेस होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, 4z माइनस का 3, z की वैल्यू 2 रखिए, z की जगह पे 2 रखिए, तो 4 × 2 -3, 4 × 2 = 8, 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 5। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड 5 आ गया, और राइट हैंड साइड में कितना दे रखा है, 5। तो दोनों आपकी वैल्यू बराबर आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 5 है, मीन्स आपका आंसर सही है। ठीक है। मैं वीडियो ऑन करा। ठीक है। वीडियो ऑन कर दिया है, दिखा सकते हैं बच्चे आप कॉपी। हम्म। ठीक है, वेरी गुड। z इज इक्वल्स टू 2। अब उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और करके बताएं। आपसे यदि कोई क्वेश्चन कहा जाए 5z माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 2z प्लस का 5, तो z की वैल्यू बताएं क्या होगी। +6 कर लें, 6। अब बताएं बच्चों इसकी वैल्यू z की क्या होगी। नहीं। z इज इक्वल टू 3। फिर से देखिए आपका भी z इज इक्वल टू 9 कैसे आ रहा है, 3z इज इक्वल टू 9 आएगा, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। बिल्कुल सही। क्या करा हमने, वेरिएबल्स को एक साइड में ले जाएंगे और कांस्टेंट्स को एक साइड में, 2z इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 5z माइनस का 2z, 3 उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 6 + 3। तो ये हो गया आपका 5 - 2 3z, और 6 + 3 कितना हो गया, 9। तो z की वैल्यू आ गई आपकी 9 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। वेरिएबल्स को एक साइड ले गए, कांस्टेंट्स को एक साइड ले गए। क्लियर है। हम्म। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर बच्चों। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताएं। यदि आपसे कोई कहा जाए कि 3x माइनस का 5y2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 3y2, तो x की वैल्यू बताएं क्या होगी, x की वैल्यू बताएं क्या आएगी। बच्चों आपकी क्लास 5:30 बजे से शुरू होती है, सभी बच्चे 5:30 पे ज्वाइन करने की कोशिश करा करें। x की वैल्यू बताएं क्या आएगी बच्चों। 4, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएं।
तो कैसे आई देखते हैं। वेरिएबल को एक तरफ ले जाते हैं, 3x और 2x एक तरफ जाएंगे, 3x माइनस 2x, और इधर आपका 3/2 5/2 को राइट साइड में लेके जाएंगे, प्लस का 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एलसीएम ले लिया, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा 3 + 5, और इधर 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 1x। तो आपका आ गया 1x मीन्स x इज इक्वल्स टू 5 + 3 8/2। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4। बताएं, क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है ना? मैम ये इंग्लिश मीडियम क्लास है क्या? यहाँ बच्चे चेंज हो गया? बच्चे ये एडिशनल बैच आया है। एडिशनल बैच, नया बैच आपके लिए बनाए। जिस बच्चों को 8:30 से 9:30 बजे क्लास बहुत लेट हो जाती थी और वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे, उनके लिए ये बैच नया बना है, 5:30 से 6:30। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने रेगुलर बैच में, आपको वो टाइम सूट कर रहा है, तो आप अपने रेगुलर बैच में ज्वाइन करें। जिन बच्चों को टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी वो इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पहले वो नहीं मां। बताएं बच्चों, किसी और को कुछ और डाउट? मैम दोनों कर सकते हैं, क्या? दोनों टाइम क्लास अटेंड। दोनों बच्चों करने से क्या फायदा होगा? आप दोनों में पढ़ाई सेम हो रही है, सिर्फ ये होगा किसी का पे आगे चल रहा होगा कोर्स, किसी में पीछे। मैम अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। तो बच्चों यदि आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो दोनों अटेंड कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको अपना टाइम नहीं लग रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो आप दोनों अटेंड कर लीजिए। पर आपके इस तरीके से 2 घंटे जाएंगे, इसके बजाय आप एक क्लास अटेंड करें, उसे रेगुलर अटेंड करें, और जो भी डाउट हो अपना उसी में क्लियर कर लें। ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन बच्चे सभी पोल में आंसर देंगे। आपका क्वेश्चन है y+2 = 6। इसे सॉल्व करके y की वैल्यू बताएं क्या आएगी। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। तो चलिए पोल एंड करते हैं फिर। मोस्टली सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। आपका आंसर क्या आ रहा है? y 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 6 - 2 कितना हो जाएगा? y = 4। तो y = 4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है,
एक बच्चे और इसका आंसर पोल में दें। आपकी बार, आपका क्वेश्चन है 3z प्लस का 4 इज इक्वल टू 6 प्लस जेड। सॉल्व करके z की वैल्यू बताएं क्या होगी। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए बच्चों पोल को एंड करते हैं। अधिकतर सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्या होगा इसका आंसर, z इज इक्वल्स टू क्या 1। हाल है? बच्चों अपना माइक बंद रखेंगे। माइक तभी ओपन करेंगे जब कुछ कहना हो मुझसे, नहीं तो माइक को बंद रखें। z को दूसरी साइड लेके जाएंगे, 3z माइनस का z। 4 को इस साइड लेके जाएंगे, 6 माइनस 4। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3z माइनस 1z 2z। तो z का मान आ गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1। z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बच्चों, 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बच्चों सॉल्व करके बताएं इसका आंसर पोल में। y की वैल्यू निकालनी है आपको। सभी बच्चे इसका आंसर सॉल्व करें पहले, फिर पोल में इसका आंसर दें। y की वैल्यू क्या आएगी। बच्चों ध्यान से सॉल्व करें। हम्म y की वैल्यू बतानी है बच्चों, क्या होगी। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने सही बताया है, 2 बच्चों के अब सही आए हैं, बाकी सभी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं।
चलिए बच्चों फिर पोलैंड करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर देखें क्या होगा। आपका क्वेश्चन था 2y प्लस 5y2 इज इक्वल्स टू 37/2। तो क्या करेंगे, संख्याओं को एक ही साइड ले जाएंगे, 5/2 को दूसरी साइड लाएंगे, तो यहाँ से प्लस साइन है तो उधर माइनस साइन हो जाएगा। 37/2 माइनस 5/2। अब दोनों के हर में डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 37 माइनस 5। तो सॉल्व करेंगे 37 माइनस 5 कितना हो जाएगा 32। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो 2y की वैल्यू 16 आ रही है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 8। बताएं बच्चों क्लियर हुआ, y की वैल्यू कितनी आ रही है 8। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसकी y की वैल्यू 8 आ रही थी। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉपी में राइट डाउन करें। तो फैक्टर्स निकालना सीखते हैं पहले। 5xy आपका टर्म है, 6 आपका टर्म है, तो 5xy के फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3। तो फैक्टर्स सभी को पता है ना, फैक्टर्स हम क्या करते हैं अप टू प्राइम नंबर्स हम उसे जितना फैक्टर कर सकते हैं उतना खोल देंगे मल्टीप्लाई करके, जिनकी मल्टीप्लाई दोबारा से वही आ जाएगी। 5 इंटू एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे 5xy आ जाएगा, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। बताएं क्लियर है बच्चों? तो आप कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों, कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कॉमन होते हैं ऑल टर्म्स में, जो सभी टर्म्स में कॉमन होते हैं हम उसे क्या कह देते हैं कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका 2x और 4x² है, और तो यहाँ पे बताएं इसके फैक्टर करें, फैक्टर करें 2x और 4x² के, 2x के फैक्टर करेंगे 2 इंटू एक्स और 4x² के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा बताएं बच्चों, जो दोनों टर्म्स में कॉमन होगा वो आपके कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर बताएं बच्चों, वेरी गुड सभी बच्चे बताएं। कॉमन फैक्टर आपका 2 और x दोनों आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो कॉमन फैक्टर हो गया आपका 2 इंटू एक्स, 2x आपका कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर है बच्चों? तो इसी तरीके से आप इसके कॉमन फैक्टर बताएं, एक है आपका 12xy², एक है 6, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा? हम्म पहले फैक्टर करें, 12 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, xy² y इंटू वाई, और 6 के फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। वेरी गुड। तो अब दोनों में कॉमन क्या है आपका, दोनों में कॉमन 2 इंटू 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6, ये आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जो पहले आपको फैक्टर करने होते हैं, फिर जो कॉमन हो सभी टर्म्स में, तो वो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बच्चों अपने आप को अनम्यूट रखें। तो ये सुमित कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैसेज में टाइप करके लिख सकते हैं। तो ये आपका 12xy² है, इसके हमने फैक्टर करे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 6 के फैक्टर करे 2 इंटू 3, दोनों में कॉमन क्या है आपको, दोनों में कॉमन 2 इंटू 3 दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एक बच्चों बताएं, आपका पहले था 5xy और 6, तो 5xy और 6 में कॉमन फैक्टर क्या होगा बताएं। इसमें 5 इंटू एक्स इंटू वाई और इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 3, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा जो दोनों में कॉमन हो। वेरी गुड।
बाकी बच्चे बताएं। जब आपका कुछ भी कॉमन नहीं हो तो यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई में वन क्या होता है, हिडन होता है। वन की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से, वही नंबर मिल जाता है, तो वन आपका हिडन है। तो जब कुछ भी कॉमन ना देखे तब आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, वन, है ना। इसी तरह यदि आपसे कहा जाए 2x और 3y में कॉमन क्या होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग फैक्टर हो रहे हैं, 2 × x 3 × y, तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, वन। तो जब कुछ भी कॉमन ना देखे वो तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, वन। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसमें बताएं कॉमन फैक्टर क्या होगा। आपके तीन नंबर्स दे रखे हैं, XY² Z, 25x² YZ, यहाँ पे x² है, x² YZ, 16y Z²। तो बताएं कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों इन तीनों में। जो तीनों में कॉमन हो वो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। नहीं, ध्यान से देखें, कुछ और भी कॉमन होगा। वेरी गुड। क्या कॉमन आ रहा है, XYZ। तो जब हमने इसके फैक्टर करे, क्या फैक्टर आए आपके, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ आपके फैक्टर हुए 5 × 5, x² है, x दो बार आ जाएगा, y इंटू जेड 16 के फैक्टर करेंगे, 2 4 टाइम्स आ जाएगा, x इंटू वाई इंटू Z²। तो तीनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, XYZ। तीनों में आपका XYZ और XYZ आ रहा है, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, XYZ। बताएं बच्चों, क्लियर है। जो तीनों में कॉमन हो वही आपका कॉमन फैक्टर कहलाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चे। चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में बताएं। आपकी बार आपके तीन टर्म्स दे रखे हैं, तीनों टर्म्स में जो कॉमन हो वही आपका कॉमन फैक्टर होगा। तीन टर्म्स है आपके, 2x 3x² और 4। सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर पोल में देंगे। सारे ही ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा, जो तीनों ही टर्म्स में कॉमन होगा वही कॉमन फैक्टर होगा। द लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। तो चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। 9 बच्चों में से 5 बच्चों ने आंसर सही दिया है। एक बार ध्यान से देखते हैं तीनों में क्या कॉमन है। पहले तीनों के फैक्टर करते हैं। 2x का फैक्टर हो जाएगा 2 × x, 3x² का फैक्टर हो जाएगा 3 × x × x, 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2। अब बच्चों देखिए क्या कॉमन है, x आपका यहाँ आ रहा है, x यहाँ आ रहा है, लेकिन x आपका तीसरे में नहीं आ रहा है, तो x आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। x कैंसिल कर दीजिए, 2 आपका यहाँ आ रहा है, 2 आपका यहाँ आ रहा है, लेकिन 2 बीच वाले टर्म्स में नहीं आ रहा है, तो 2 भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 3 केवल यहाँ आ रहा है, पहले और तीसरे में नहीं आ रहा है, तो 3 भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा।
तो कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो हमारा जो वन होता है वो क्या होता है, हिडन होता है। वन सब में हिडन है, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वन की किसी नंबर से, वही नंबर आ जाएगा, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, वन। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? तो जिन बच्चों ने x लगाया था उन वो ध्यान से देखिए, यहाँ x आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, लेकिन तीसरे टर्म में आपका x नहीं आ रहा, तो x आपका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। क्लियर है? यस मैम। वो कॉमन फैक्टर होता है जो सभी टर्म्स में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर x तीनों टर्म्स में नहीं था, इसलिए x आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि वन तीनों में हिडन है। ठीक है, आगे चले बच्चों, क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं बच्चों, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स में ही अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो 2x+10, तो इसके फैक्टर्स कैसे सॉल्व करेंगे? 2x+10 के अब हम क्या करते हैं, फैक्टर्स कर देते हैं हर टर्म का। 2x का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5। बताए बच्चों, क्लियर है? 2x+10 हमने दोनों के क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। 2x का फैक्टर हो गया 2 इंटू एक्स और 10 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 5। तो यहाँ पर दोनों में आपको 2 कॉमन दिख रहा है बच्चों, तो हम 2 दोनों में कॉमन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को हम क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, तो बाकी जो भी होगा वो आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ आपका 2 इंटू एक्स था, यहाँ आपका 2 इंटू 5 था, दोनों में 2 कॉमन था, 2 को हमने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में आपका क्या जो भी बच रहा है वो हम उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ आपका x बच रहा है, ये प्लस का साइन, और इधर 5, तो जो आपका बच रहा था उसे हमने ब्रैकेट में ले लिया x+5। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका, इसे हमने कॉमन ले लिया। इसी तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन बताएं, यदि आपसे कोई कहे 8x+16xy, तो क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में? बताएं कॉमन क्या है 8x+16xy में? हम्म, वेरी गुड। 8x आपका कॉमन आ जाएगा, कॉमन फैक्टर है, तो 8x को कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1+2y। यहाँ पर 1 आपका हिडन होगा, यहाँ पे आपका 2y बच रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1+2y। क्लियर है? इस तरीके से आप कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, अब ये आपका क्या आया है, देखिए ये आपका आंसर हो गया 8x 1+2y, लेकिन यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से आपको वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। 8x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा, 8x की 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 16xy आ जाएगा। तो यदि कोई आपसे कहे कि आपको फैक्टर्स दे रखे हैं और उल्टा एक्सप्रेशन पूछा जाए, तो मल्टीप्लाई करके आप एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? मैम इसमें 2y कहाँ से आ गया? देखिए, ये आपका क्वेश्चन था 8x+16xy, यही तो था क्वेश्चन आपका। तो 8x के फैक्टर करें 8 इंटू एक्स, और 16 के फैक्टर करो तो 2 इंटू 8 इंटू एक्स इंटू वाई। कर तो हम 8 के और भी छोटे छोटे फैक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन 8 दोनों में कॉमन हमें दिख ही गया, तो 8x आपने कॉमन ले लिया, तो जो ब्रैकेट में बच रहा है जो उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ 1 और यहाँ पे 2y, तो ये आपका आ गया 1+2y। बताया, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 5xy+15y। 5xy+15y को इसी तरीके से सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। पोल में मैम। पोल में बताएं।
लास्ट 10 सेकेंड। कुछ चलिए बच्चों, फिर आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, पोल को एंड करते हैं। तो पहले हम इसके फैक्टर करते हैं, फिर जो दोनों में कॉमन होगा उसे हम कॉमन ले लेंगे। 5x इंटू वाई, यहाँ आपका आ गया 15 का 3 इंटू 5 इंटू वाई। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, आपका दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में y कॉमन है, तो उसे कॉमन ले लीजिए बाहर। 5y कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 3। ब्रैकेट में यहाँ पे आपका x बचा है, यहाँ पे 3 प्लस का साइन है बीच में, तो ये ब्रैकेट में आ गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5y ब्रैकेट में x प्लस 3। बताएं जिन बच्चों ने सी और डी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ? बताएं बच्चे, आप हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? रेडी पलटा दी मैंने। ओके तो आगे सनम दिन रिकॉर्ड पुरानी है फिर वो अपने हम लोग बच्चे अपने आप को म्यूट रखें, यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो म्यूट रखें। हमें इंतजार ही कर। क्या बच्चे? तो क्लियर हुआ ये सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। यहाँ पे दोनों में 5y कॉमन था, 5y कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी 5y x प्लस 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चले बच्चों, एक क्वेश्चन और बताएंगे। सभी बच्चे एक क्वेश्चन और पोल में बताएं। अब की बार आपको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सभी बच्चों मल्टीप्लाई करके बताएं कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा। 3x की मल्टीप्लाई करनी है 7yx प्लस 10y प्लस 3 से। मल्टीप्लाई करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे ध्यान से चारों ऑप्शन देखें, क्योंकि चारों ऑप्शनों को लगभग सेम सा बनाया गया है। तो जौन सा ऑप्शन सही हो उसका आंसर पोल में दें। हम्म हम्म मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, ध्यान से करें और चारों ऑप्शन देखें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। इसका सही आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन डी। क्यों, ध्यान से देखिए,
पहले मल्टीप्लाई करनी है 3x की 7yx से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, y एक बार आ रहा है तो y एक बार आ जाएगा, प्लस 3x की 10y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 30, x की y से मल्टीप्लाई करेंगे xy, 3x की फिर 3 से गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई 9x, तो ये आपका क्या आ गया 21x स्क्वायर y प्लस 30xy प्लस 9x। तो आपका ऑप्शन डी सही है। जिन बच्चों ने बाकी ऑप्शन लगाए वो एक बार देखें, यहाँ x नहीं आ रहा, यहाँ आपका x स्क्वायर तो है लेकिन y स्क्वायर आ रहा है, तो आपका y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ आपका x का स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा कॉमन फैक्टर लेकर, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे ग्रुपिंग कर कर, कि रीग्रुपिंग करके हम कैसे कर सकते हैं फैक्टराइज, वो अब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।